हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी किए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है और पहले प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन बी शीघ्र पहचान, ऑप्शन सी अच्छी धारणा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है। अच्छी स्मरण मतलब कि गुड मेमोरी। अगर अच्छी मेमोरी पावर की बात करूं कि अच्छी स्मरण शक्ति में क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए? शीघ्र, मतलब कि वो किसी चीज़ को जल्दी से याद कर पाए, या क्या है कि शीघ्र पुनः स्मरण, इसको क्या बोलेंगे? रिकॉल बोलेंगे, रिकॉल कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? शीघ्र पहचान, मतलब क्या कर पाए? वो रिकॉग्नाइज कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए। अच्छी धारणा मतलब क्या है कि वो स्टोर कितनी देर कर पाता है, वो स्टोरेज उसका कितना अच्छा है, वो कितना ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकता है कोई व्यक्ति। तो ये सारी विशेषताएं अच्छी स्मृति की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए क्रोध एवं भय, ऑप्शन बी स्नेह तथा प्रेम, ऑप्शन सी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ठीक। तो संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोशन बोलते हैं। ठीक है। इमोशन का अर्थ ही होता है क्या कि कोई एक शरीर में क्या है? उत्तेजना है, उत्तेजना। ठीक है। उत्तेजना क्या है कि जो जो भाव है उनमें क्या है? उथल पुथल। कभी आपने देखा है कि संवेग क्या है? हमेशा कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे कि अगर कोई परिस्थिति जैसी भी सामने व्यक्ति के दिखाई देती है, जैसी भी परिस्थिति व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती है, संवेग वैसे ही आते हैं। ठीक है। कभी क्या है कि अचानक से व्यक्ति शांत बैठा होता है और कोई एक ऐसी खबर या कोई एक ऐसी जानकारी सुनकर व्यक्ति एकदम रोना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ कि एक शांत व्यक्ति में रोना शुरू हो गया। तो क्या है? उसके जो भाव हैं उनमें क्या हो गया है? उथल पुथल, मतलब क्या व्यक्ति के अंदर क्या हो गई? उत्तेजना आ गई है रोने की। ठीक। तो ये बात हो गई है क्या? ये क्या है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। मतलब क्या है कि भूचाल आ गया, कभी एकदम शांत बैठे हैं या कभी कोई व्यक्ति रो रहा था, सिचुएशन ऐसी आई कि दोबारा सिचुएशन ऐसी आई कि कोई जोकर सामने वो मिमिक्री करने लगा या हंसने लगा, तो व्यक्ति क्या है कि एकदम गुस्से वाला व्यक्ति क्या हो गया? हंसने लगा। तो क्या है कि ये जो संवेग हैं ये क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक। क्या आपको पता है ये कैसा? अस्थायी होते हैं। और संवेग कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू मैकडूगल? तो मैकडूगल के आधार पर संवेग कितने हैं? तो संवेग को मैकडूगल ने संवेग कितने दिए हैं?
तो मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है। ठीक है, अलग अलग तरीके से लोगों ने संवेगों का वर्गीकरण किया है। जैसे किसी ने बोला है सुखद संवेग, ठीक, दुखद संवेग, ठीक। भारतीय दर्शन में क्या बोलेंगे? रागात्मक और द्वेषात्मक, ठीक। रागात्मक का मतलब क्या होते हैं? प्रेम। जैसे जो सकारात्मक संवेग होते हैं, सकारात्मक संवेग जैसे प्रेम हो गया है, करुणा हो गया, ठीक। द्वेषात्मक का मतलब क्या हो गया? घृणा हो गया, ठीक। ये सारी चीजें क्या है? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस भी व्यक्ति के अंदर होते हैं। किसी व्यक्ति में इमोशन हर व्यक्ति में होता है, चाहे वो कोई भी जीव हो। इनफैक्ट जानवर जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, उनमें भी क्या होते हैं? इमोशन होते हैं। बस ये है कि हम अपनी बात को बोलकर कह सकते हैं। जानवर अपनी भाषा में अपने इमोशन को व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई जानवर अपने बच्चे को बहुत पोलाइट उठाता है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भी दया है जानवरों के प्रति, वो भी उनमें भी भावनाएं हैं, बस वो व्यक्त जब करते हैं तो हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, ठीक। तो ये बात है संवेग की विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता पड़ जाती है कि संवेग प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो। जीव मतलब कि जीव, एनिमल, जीव जंतु। पेड़ पौधे की बात नहीं है, संवेदना अलग चीज है। संवेदना प्लांट्स में होती है, लेकिन संवेग केवल और केवल केस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, चाहे वो जानवर हो और चाहे कोई मनुष्य हो, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी समन्वय, ऑप्शन सी कल्पनाशीलता, ऑप्शन डी अनुकरण। तो कोई भी कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुकरण, ठीक। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो कौशल का मतलब क्या है? कोई स्किल, ठीक है। कोई बच्चा जब किसी भी स्किल को सीखता है तो सबसे पहला स्टेप जो क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? किसी भी दूसरा जिस भी व्यक्ति को कोई स्किल सीखनी है तो वो क्या करता है? सबसे पहले क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति की क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की क्या करेगा? नकल करेगा। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की क्या करेगा? नकल करेगा, या फिर क्या करेगा? अनुकरण करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं कहना है कि जितने भी बच्चे उस क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं वो आगे चलकर शिक्षक ही बनेंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे ने शिक्षक बनने का सपना देख रखा है तो वो क्या करेगा? जो उसका एक आदर्श शिक्षक है वो उस शिक्षक के पढ़ाने के तरीके को देखेगा और ये सीखेगा कि वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बोलते हैं। तो वो क्या करता है? वो उन चीज़ों को क्या करता है? सीखता है। जिस तरीके से कोई शिक्षक बोल रहा है, जिस तरीके से कोई चीज़ करी जा रही है, जिस तरीके से वो खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को वो क्या करते हैं? सबसे पहले अनुकरण करते हैं। उसके बाद फिर जब वो चीज़ें सीखना शुरू करते हैं तो वो उनको अपने डेली बिहेवियर में अप्लाई करते हैं, ठीक। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? कौशल सीखने की पहली अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है मानसिक आय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी गिलफर्ड और ऑप्शन डी विने साइमन, ठीक। तो मानसिक आयु, मेंटल एज का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विने साइमन, ठीक है। विने साइमन ने, तो विने ने सबसे पहले क्या किया था? विने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया।
प्रत्यय दिया। कब दिया? 1905 में दिया। ठीक, कब दिया? 1905 में। ठीक, थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या दिया? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। ठीक है, स्पीयरमैन ने कौन सा दिया? तो बुद्धि का कौन सा दिया है? द्विकारक सिद्धांत दिया है। बुद्धि का G and S कारक सिद्धांत। या इसी को सामान्य विशिष्ट योग्यता सिद्धांत बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात जेपी गिलफोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो गिलफोर्ड ने क्या दिया है? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत दिया। बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत दिया। ठीक है, तो क्या बात करेंगे कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक सिद्धांत दिया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? स्पीयर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है कौन सा? G और S फैक्टर थ्योरी। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया कौन सा? त्रिआयाम सिद्धांत दिया। और बिने और साइमन ने क्या दिया? तो बिने और साइमन ने क्या दिया था? बिने और साइमन ने दिया क्या है? बिने और साइमन ने दिया है क्या? बिने साइमन ने दिया है क्या? बिने साइमन ने क्या दिया है? तो ये दिया है मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रत्यय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिने साइमन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए मांटेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक, शिशुअवस्था के लिए सबसे उत्तम, शिशुअवस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है? तो इसके लिए सभी शिक्षण विधियां अच्छी हैं। सभी शिक्षण विधियां शिशुअवस्था के हिसाब से ही बनाई गई हैं। अब ये जान लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इन विधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो हमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं कि इन विधियों को किसने किसने दिया था। तो मांटेसरी विधि के बारे में अगर मैं बात करूं तो मांटेसरी विधि किसने दी है? मांटेसरी विधि किसने दी है? मांटेसरी विधि किसने दी है? तो मांटेसरी विधि किसने दी है? तो मांटेसरी विधि किसने दी है? तो मांटेसरी विधि किसने दी है? मारिया मांटेसरी ने। मारिया मांटेसरी ने। ठीक, अगर खेल विधि बात करूं तो खेल विधि किसने दी है? खेल विधि दी है कार्लवेल कुक। किंडरगार्टन किसने दी है? फ्रॉवेल ने दी है। ठीक है, तो ये सभी विधियां शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां बताई गई हैं। इन सभी शिक्षण विधियों में खास बात यह है कि इन सभी शिक्षण विधियों में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया जिसमें बच्चे क्या करें? खेल खेल में चीज़ों को सीखें। तो वातावरण कैसा हो? खेल खेल में सीखने वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बाल विकास में
ऑप्शन ए है प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल विकास पे। अगर मैं बात करूं चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। बाल विकास की परिभाषा ही है कि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बाल विकास की अवस्थाओं की बात करूं कि बाल विकास की अवस्थाएं कहां से शुरू होती हैं, तो बाल विकास की अवस्थाएं की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बाल विकास में किस पर बल है? तो बाल विकास की अवस्थाएं अगर पूछी जाए तो गर्भावस्था से शुरू कर देंगे। सबसे पहली अवस्था क्या हो जाएगी? गर्भावस्था। सबसे पहली अवस्था क्या है? गर्भावस्था। दूसरी क्या है? शैशवावस्था, शैशवावस्था। तीसरी क्या है? तीसरी अवस्था क्या है? तो तीसरी अवस्था क्या है? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। नेक्स्ट बात करें चौथी अवस्था क्या है? चौथी अवस्था क्या हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी, किशोरावस्था। और इसके बाद नेक्स्ट अवस्था क्या हो जाएगी? पांचवी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो कहाँ तक की अवस्थाओं का अध्ययन है? तो यहाँ तक की अवस्थाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है क्या है? कि ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन ए बाल विकास वातावरण पर बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अध्ययन क्षेत्र। पूछा गया है कि बाल विकास में क्या अध्ययन किया जाता है, तो बाल विकास में क्या अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, अवस्थाएं हो गई। ठीक, अवस्थाएं कितनी अवस्थाएं अब इससे पिछले की वीडियो में मैंने बताई है? शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक, फिर इसके बाद में बाल विकास वातावरण पर बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। मतलब क्या है कि अगर बच्चे के विकास में एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसका स्टडी किया जाता है। इसके बाद अगर बात करूं कि बाल विकास अगर है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो उसमें प्रत्येक बच्चे में क्या होगी? विभिन्नताएं होंगी, तरह तरह की विभिन्नताएं होंगी, शारीरिक भी होंगी, मानसिक भी होंगी। ठीक है, रुचियों में भी होंगी। ठीक है, अलग अलग तरीके से विभिन्नताएं होंगी। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी हैरिसन और ऑप्शन डी मैकडूगल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको बोलते हैं सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। ठीक, ये स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट किसका है? चार्ल्स डार्विन का। इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रकृति में क्या है? फिट है, और जो फिट है वही जीवित रह पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। किसी भी जीव जंतु को अगर जिंदा रहना है तो वो रेस करेगा, किससे? किससे स्पीसीज के साथ में। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां हैं,
तरह तरह की प्रजातियां हैं, लेकिन जो फिट है, जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर से, बौद्धिक तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से जो फिट है वही आगे की रेस में सरवाइव कर पाएगा, और नहीं कर पाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात की चार्ल्स डार्विन ने। ठीक, अगर मैं यही बात एजुकेशन सिस्टम में लागू करूं तो आप सभी जानते हैं कि हर साल बीटीसी और बीएड के न जाने कितने लाखों बच्चे एग्जाम को करते हैं, एग्जाम देते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे कि 3 लाख बच्चे हर साल बीएड बीटीसी करके आते हैं, लेकिन भर्ती 4 साल से आई नहीं है। और जब भर्ती आएगी तो कितनी आएगी कि 8 लाख 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हुए हैं, और एग्जाम और कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, तो पता चला कि 50,000 है। अब 50,000 पोस्ट को भरने के लिए 10 लाख लोगों ने क्या किया है, एग्जाम में फॉर्म फिल किया। अब क्या होगा, सब रेस में लगे पड़े हैं। क्या है, सब रेस करेंगे, सब अपनी अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन जीतेगा वही जो क्या है, फिट है, जो तैयारी अपनी लगातार जारी रखेगा, जो सबसे अच्छे तरीके से तैयारी करेगा, वही क्या है, वही नौकरी करेगा। और जो कहीं से भी पीछे रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एग्जाम से बाहर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन क्या होता है हमारा सिस्टम की गड़बड़ियाँ अलग है, लेकिन हम अपनी तैयारी 100% अगर करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम से बाहर हो जाएं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिए और आप फिट बने रखिए, फिजिकली भी अपने आप को और मेंटली भी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ इतना ज़्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालती जितना कि हमारा मेंटल हेल्थ इफेक्ट डालती है। अभी हाल ही फिलहाल की चीज़ों में आपने देखा है कि प्राथमिक भर्ती परीक्षाओं से बीएड को बाहर कर देने से हमारे जो बीएड भाई बहन हैं उनके मन में एक बहुत ज़्यादा निराशा जो कहेंगे कि बनी हुई है कि प्राथमिक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया है, तो वो क्या करें। कोई बात नहीं है, प्राथमिक से बाहर हो गए हैं, हमारे लिए और से रास्ते खुले हैं बहुत। जो बच्चे बीएड पास बैठे हैं वो ये ना समझे कि केवल प्राथमिक की भर्ती से ही उनका भविष्य है। भविष्य उनका बनाने के लिए बहुत सारी और भी भर्तियां, बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। ठीक है, आप अगर अपने खुद पर विश्वास रख सकते हैं, आप अपनी तैयारी पूरी रख सकते हैं, तो आप निश्चित तौर से कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। ठीक है, बीएड वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, वो टीजीटी पीजीटी में बैठ सकते हैं। ठीक है, वो DSSB में बैठ सकते हैं, वो नवोदय में दे सकते हैं, वो केवीएस दे सकते हैं, केवीएस का टीजीटी दे सकते हैं। ठीक है, और अदर स्टेट की वैकेंसीज है वहाँ पर है। ठीक है, तो आप क्यों ये इतना परेशान होते हैं कि नहीं प्राथमिक से अगर एग्जामिनेशन से बाहर हो गए हैं, प्राथमिक भर्ती से बाहर हो गए हैं तो आप इतना परेशान है। कोई बात नहीं, निकल गया है। ठीक है, और आगे तो अभी ऐसा तो नहीं कि फाइनल मोहर लग गई है, ठीक, ऐसा भी नहीं है। तो ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, आगे जो होता है देखा जाएगा, लेकिन हम अपनी तैयारी को ये सोचकर नहीं बैठे कि जब आएगा तब देंगे। जब आप ये सोचेंगे कि जब आएगा तब तैयारी करेंगे, तब तक जो लोग कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो बहुत आगे जा चुके होंगे और हम उनका फिर सामना नहीं कर सकते। तो आप अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाए रखिए, चाहे आप आधा घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअस जो व्यक्ति पढ़ता है, जो तैयारी करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। ये नहीं है कि आप 2 महीने जब एग्जाम के बचे हैं तब आप कॉपी खोल के बैठेंगे। आप 2 महीने जब कॉपी खोल के पहला पेज पढ़ रहे होंगे या आप शुरुआत कर रहे होंगे, उस समय उनका फाइनल टचअप हो रहा होगा अपने एग्जाम की तैयारी का। ठीक है, तो आप रेगुलर बने रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए। जब भी एग्जाम आएगा तो आप 100% तैयारी के साथ बैठिए, सिलेक्शन निश्चित तौर से हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विनय साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन सी अभिवृद्धि या अभिक्षमता, ऑप्शन डी। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं कि सामान्य बुद्धि इसमें इसका इंग्लिश जब नहीं लिखा है तो इसको देख लेते हैं। सामान्य को क्या बोलेंगे, इसको क्लासिफिकेशन के आधार पर मैं अगर बात करूं तो कार्यक्षमता के आधार पर व्यक्ति बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार से बांटे गए हैं। कार्यक्षमता के आधार पर बुद्धि परीक्षण 2 भागों में बांटे गए हैं। तो 2 भाग पहले जान लेते हैं। दो भाग में पहला क्या है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है
व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। व्यक्तिगत को इंडिविजुअल बोलेंगे, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, और सामूहिक को ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण है ये किस श्रेणी में आता है? तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की श्रेणी में आता है। इसको ऑब्लिक करके व्यक्तिगत लिख लीजिए, व्यक्तिगत लिख लीजिए, या इसको इंडिविजुअल लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशिष्ट बुद्धि का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मानसिक योग्यता, ऑप्शन सी थकान, ऑप्शन डी ये सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी ये सभी। ठीक फ्रेंड्स, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि परिस्थिति के आधार पर अपने व्यवहार को करना। जिस तरीके से जैसी भी सिचुएशन होती है उसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति संतुलित व्यवहार करता है तो ये माना जाता है कि उसका इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में हैं। लेकिन कभी कभी किसी बच्चे का देखा जाता है कि किसी बच्चे का जब इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है, तो ये माना जाता है कि उसका संवेगात्मक विकास कहीं ना कहीं क्या हुआ है, अवरुद्ध हुआ है, या उसका जो बचपन से ही उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो उसके रीजन क्या रहे होंगे? रीजन ये रहा होगा कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहा होगा, बीमारियों के चलते वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, कोई ऐसी अशांति बीमारी हो जिसको डिप्रेशन का शिकार हो गया हो, तो उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो या फिर किसी बीमारी के चलते वो थका से अपने आप को फील कर पा रहा है, उसकी वजह से भी उसका इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, अवरुद्ध होता है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।